नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से अपने इस चैनल रिसेल विद पंकज सिंह पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जो हमने सीरीज चलाई है शारीरिक शिक्षा संबंधी और टीजीटी और पीजीटी, स्पेशली टीजीटी और पीजीटी के लिए, उसका आज तीसरा भाग में। पहले भाग में हमने यूनानी साम्राज्य को देखा, यूनानी साम्राज्य के अंतर्गत होमर और स्पार्टा काल देखा, और दूसरे में हमने पूर्व एथेंस और उत्तर एथेंस देखा। यूनान को देख लिया। आज हम लोग चर्चा करते हैं रोमन काल। रोमन साम्राज्य में कैसा था स्पोर्ट और कैसा था व्यक्तित्व, ये वहां के क्या गाथा थी, थोड़े से छोटे से वीडियो में देखते हैं। रोम वही रोम जिसने यूनान को रौंदा, उस यूनान को जहां पर एखलीज जैसा योद्धा था, जहां पर सिकंदर जैसा विश्व विजेता योद्धा था, जहां पर प्लेटो, अरस्तु, सुकरात ऐसे दार्शनिक और चिंतक थे जिन्होंने पूरे विश्व पर राज किया, उनके मस्तिष्क पर राज किया, उनको कुचलने का साहस किसी ने किया तो रोम। रोम मतलब इटली, इटली की राजधानी रोम। साथियों, अगर थोड़ी बहुत जीके की जानकारी होगी तो 7 महाद्वीप में यह उत्तरी अमेरिका, यह दक्षिणी अमेरिका, यह यूरोप, यह यूरोप और यह अफ्रीका, ये एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया और इधर बर्फ का अंटार्कटिका महाद्वीप। 7 महाद्वीप हैं। अमेरिका अलग, दक्षिण अमेरिका अलग। यूरोप में जितनी भी महाशक्तियां हुई पहले के समय में, आज अमेरिका भले है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, मतलब जापान तो हमारे एशिया में है, यहाँ पोलैंड से लेके ये इधर स्पेन, यानी जितनी बड़ी बड़ी महाशक्तियां, इंग्लैंड, सारा देखिए इंग्लैंड इधर, तो ये जो निकला हुआ भाग है ये था इटली। इटली जहाँ पर है ना ज्वालामुखी, स्ट्रम्बोली, बहुत सी चीज़ें हैं, वो भूगोल की चीज़ें हैं। लेकिन ये इटली में एक चीज़ यहाँ याद होगा, वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, इसी इटली की राजधानी रोम थी, जो टाइबर नदी के किनारे था। वह रोम जहाँ पर जूलियस सीजर जैसा राजा राज करता था, उसका भतीजा अगस्टस जब राज करता था तो लगता था कोई राजा है। माने रोमन साम्राज्य वैसे भी योद्धा थे, तो उनका खेल से क्या नाता था, स्पोर्ट्स में उनका क्या योगदान है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो यूरोप महाद्वीप में इटली सबसे नीचे, और यह है भूमध्य सागर, बिल्कुल पानी के बीचों बीच, माने इसका लोकेशन है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो पॉइंट मैं जानबूझ के बना देता हूं, कम से कम आपका 10 मिनट बचत होता है। ठीक है, तो ओरेटर्स माने व्याख्यानकर्ता, माने एड्रेसर, माने ओरेटर्स माने भाषणबाज। जिस प्रकार से एथेंस का काल, यूनान का काल कहा जाता था, दार्शनिकों का काल था, चिंतकों का काल था, उसी प्रकार यह काल भाषणबाजों का काल था। अपनी भाषण से, अपनी तेजस्वी वक्तव्य से वह जनता को हिला देते थे, चाहे वह युद्ध क्षेत्र की बात हो, चाहे लोगों को इकट्ठा करके खेल और कूद कराने की बात हो। तो ओरेटर्स था। यह कभी कभी सवाल बनाता है कि भाषणबाजों का काल किसको कहा जाता, ओरेटर्स का काल। तो पूर्व रोमन काल, माने रोमन काल को भी हमने 2 भागों में बांट दिया, पूर्व रोमन और उत्तर रोमन। घर और पिता, इसमें कहा जाता है कि व्यक्ति के जितना व्यक्तित्व का विकास सबसे पहले घर पर होता है, और घर पर पिता के द्वारा। जनरली हमारे भारत में कहा जाता है माता ही प्रथम अध्यापिका होती हैं, अध्यापक होते हैं बच्चों के। यहाँ पर बता रहा है कि ठीक है, माता तो 4-5 साल तक रहती हैं, लेकिन उसके बाद पिता का दायित्व है, या पिता का यह फर्ज है कि अपने बच्चे को योद्धा का शिक्षण दे। ठीक है, अगर वह बाप योद्धा है, युद्ध की कला कौशल को जानता है, तो यह श्योर है कि अपने बच्चे को बचपन से वो कुछ दे सकता है। तो यहाँ पर पिता को यह सौंपा जाता था कि आप अपने बच्चे को तैयार करो। उस एथेंस की तरह नहीं, स्पार्टा की तरह नहीं, जहाँ पर जमीन पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाता था, यहाँ पर योद्धा बनाया जाता था। चलिए, कैंपस मार्सियस, अब हम इसको देखते हैं। ये क्या था, व्यायामशाला। हमने कई व्यायामशाला को देख लिया। जी हाँ, हमने
पूर्व एथेंस काल में देख लिया क्या था, आपको अगर याद होगा तो तुरंत कमेंट सेक्शन में करिएगा। पूर्व एथेंस काल में व्यायामशाला का नाम क्या था? व्यायामशाला के शिक्षक को क्या बोलते थे? पेडोट्राइप क्या होता था, है ना? आप लोग अगर देखे होंगे, वास्तव में देखे होंगे तो कमेंट करेंगे। तो कैंपस मार्शियस माने यह एक ऐसा व्यायामशाला था जिसका मुख्य काम था योद्धा पैदा करना। व्यायाम का मतलब ही हुआ कि मजबूत कदकाठी वाले लोगों को पैदा करना। तो चूंकि यह मार्स देवता, मार्स माने युद्ध के देवता, युद्ध के देवता से संबंधित था और इसको बड़ा ही पवित्र मानते थे। जिस प्रकार हम भारत वाले लोग क्या मानते हैं कि मूर्ति कितनी भी पुरानी हो, खंडित हो, खंडित ना हो मतलब कमजोर हो, वह किसी बहुत ही महंगे धातु की न बनी हो, बिल्कुल भी किसी नॉर्मल ढंग से उसको गढ़ दिया गया हो, लेकिन उसको रखा जाता है बहुत ही मजबूत जगह, बहुत ही सुरक्षित जगहों पर रखा जाता है। मंदिर में, चाहे वो संगमरमर का बना हो, चाहे बड़े बड़े विशाल मंदिर में मूर्ति का रूप रंग चाहे जैसा भी हो। उसी प्रकार रोमन वासी समझते कि शरीर चाहे जैसा भी हो सकता है पतला मिल गया, हो सकता है मोटा मिल गया, हो सकता है लंबा चौड़ा, लेकिन इसको एक देवता की मूर्ति समझो, युद्ध का देवता मूर्ति समझो, और इसको अच्छे जगह पर जैसे सुरक्षित रखा था मंदिरों में, वैसे इसको व्यायामशाला में सुरक्षित रखो। तो मंदिर इनका हो गया व्यायामशाला और यह हो गया मूर्ति। तो इन्होंने उस पर जोर दिया, सबसे ज्यादा जोर दिया कि शरीर को बहुत ही मजबूत और बलिष्ठ बनाओ, जिससे हमारी पीढ़ी आगे हो, मजबूत योद्धा हो, और जब योद्धा जब तक नहीं रहेंगे देश पर, दुनिया पर राज नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो कैंपस मार्शियस या मार्शियस नाम का व्यायामशाला होता था जहां पर युद्ध के देवता के उपलक्ष्य में यह सब होता था और शरीर को एज ए मूर्ति के रूप में, आइडल के रूप में पूजा होता था। ठीक है। ये अब एक नाम आता है उत्तर रोमन काल। अब हम चलते उत्तर रोमन काल में। ठीक। उत्तर रोमन काल में एक नाम आता है साथियों, गैलन। ध्यान दीजिएगा, गैलन। जिस प्रकार से हमने उसमें हिप्पोक्रेटस को पढ़ा, बहुत बड़े चिकित्सक थे, बहुत बड़े चिकित्सक एथेंस के, उसी प्रकार गैलन रोमन साम्राज्य के एक ऐसे चिकित्सक से जो दार्शनिक भी थे और चिकित्सक भी थे। बहुत कम ऐसा मिलता है जिक्र दार्शनिक भी और चिकित्सक भी, माने चिंतक भी और दर्शक भी। या तो वह बिजनेस या व्यापार करेगा या तो चिंतन करेगा, लेकिन यह गैलन, ध्यान दीजिएगा, ये जीके का भी सवाल है और आपके फिजिकल एजुकेशन का तो है ही। तो गैलन रोमन साम्राज्य का पेपर में आ चुका है। गैलन कहां से संबंधित है? रोम से, इटली से, जैसे भी आपको समझ में आ सके। तो दार्शनिक भी थे, बहुत बड़े दार्शनिक, और चिकित्सक थे। चिकित्सक इनकी कहानियां बड़ी अच्छी अच्छी मिलती हैं, लेकिन इतना जानिए कि इन्होंने भी यह बताया कि शरीर ही मंदिर है। और खान पान, इन्होंने खान पान में बड़ा जोर दिया कि जिस प्रकार का जैसा आपका खान पान वैसा ही शरीर होता है। गैलन का नाम आता है, थोड़ा सा इसके बाद और बताता हूं क्या आता है। जैसे यह ग्लैडिटोरियल कम्बैट और कोलेजियम, ये थोड़ा सा आपको पता होगा, शायद आपने नाम सुना होगा कोलेजियम का। रोमन साम्राज्य, एंशियंट जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, जो विश्व के आश्चर्य हैं, प्राचीन भारत के 7 आश्चर्य, उसमें से एक है रोम का कोलेजियम। ध्यान दीजिएगा साथियों, शायद आपने देखा होगा इस टाइप का रोम का कोलेजियम, और यहाँ ऊपर ये खंडित हो चुका है और ऐसे 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 रोम का कोलेजियम है ना, पूरा ये गोल आकार में। सोचिए कि कई तल्ले का बिल्डिंग है और गोल आकार में है, ऊपर थोड़ा सा खंडित हो चुका है, नीचे पूरा बहुत विशाल एक स्टेडियम उनका होता था, जिसमें रोमन साम्राज्य, रोमन राजा लोग किसको लड़ाते थे? ग्लेडिएटर्स को लड़ाते थे। ग्लेडिएटर्स साथियों, अगर आपने फिल्म देखा होगा ग्लेडिएटर्स, हॉलीवुड की फिल्म है, उसमें पूरा शुद्ध रूप से दिखाया गया कोलेजियम क्या होता है, जिसको दास बनाया जाता था, गुलाम बनाया जाता था। तो राजा अपना मनोरंजन करने के लिए, मजा लेने के लिए उन गुलामों को लड़वाते थे। किससे? गुलाम को गुलाम से लड़वाते थे, या गुलाम को शेर, बाघ, चीता, हाथी से लड़वाते थे, मानी जानवरों से। और उस समय उसको क्या बोलते थे? फ्लेविन, उसको फ्लेवियन एम्पी थिएटर बोलते थे। फ्लेवियन एम्पी थिएटर, ये इसको बोलते हैं हम लोग एम्पी थिएटर। थिएटर हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, थिएटर जहां पर हम लोग मूवी देखते हैं, जहां पर हम लोग ड्रामा देखते हैं।
एम्पी थिएटर माने बहुत बड़ा थिएटर टाइप, जहां पर सारी सुविधाएं होती थी, सब कुछ होता था, बहुत बड़ा एम्पी थिएटर। तो या ये कहिए कि विश्व का सबसे बड़ा एम्पी थिएटर आज भी रोम का कोलेजियम है। ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे ये सब कैसे छोड़ दिया, अभी बता रहा हूं। तो रोम का कोलेजियम, इसको फ्लेवियन या फ्लेविन एम्पी थिएटर कहा जाता था, क्योंकि वहां जो राजा थे जिन्होंने इसको बनाया था, देखिए वैसोपेसियन या टाइटस, तो इन्होंने क्या बनाया, लगभग 70 ईस्वी में शुरू किया था, इन्होंने 80 ईस्वी में पूरा किया। कल्पना करिए, आज से लगभग 2000 साल पहले 70 ईस्वी में शुरू किया, 80 में टाइटस ने पूरा किया। ठीक, तो वैसोपीसियन इसके संस्थापक है, किसके, इस कोलेजियम के। कोलेजियम क्या था, आज का स्टेडियम था, मान के चलिए आज आपका जो ईडन गार्डन स्टेडियम है क्रिकेट के लिए, किसी के लिए, लेकिन यह स्टेडियम ऐसा था जहां पर मल्ल युद्ध भी होता था, अंदर सीखा भी जाता था, सब कुछ होता था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि राजा के मनोरंजन का ऐसा केंद्र था कि उस समय कल्पना करिए 50 से 80 हजार लोग बैठते थे उस एम्पी थिएटर में और देखते थे युद्ध, किसके बीच में, रोमन योद्धाओं के, माने गुलामों के और योद्धाओं का और जानवरों का। तो जानवर, उसमें तब तक युद्ध होता था जब तक एक पक्ष मरता नहीं था, और बड़ी बुरी मौत मरता था। राजा को बड़ा मजा आता था। अगर आपको मौका मिलेगा मित्रों, यह फिल्म जरूर देखिएगा, ग्लैडिएटर, अपने समय में 5-6 ऑस्कर अवार्ड जीती थी, ये भी जबरदस्त मूवी है। फिलहाल तो रोम का कोलेजियम में जब मरते थे, जो आदमी मरता था, जैसे ग्लैडिएटर्स माने तलवारबाज योद्धा, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है तलवारबाज योद्धा। अब जब राजा सुनता था इनकी बहादुरी, तो चलो उनके मुंह में लोहे का खोता लगा करके, हाथ पांव बांध करके, बहुत सी चीजों में जकड़ के तब छोड़ता था मैदान में, और वहां पर युद्ध होता था बड़ा भयानक। आज भी सोचिए 2000 साल पुराना यह कोलेजियम आज अपनी उसी अवस्था में, थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण ऊपर है, लेकिन उस समय 80,000 क्षमता वाला स्टेडियम, वो भी अगर आप उसको गूगल पे देखेंगे या कहीं पर भी देखेंगे तो अभी लगता है कि बाप रे बाप, इतना विशाल उन्होंने किस सोच से बनवाया था, है ना। हम लोग इतराते हैं अपने नालंदा विश्वविद्यालय पर, उसके भी 400-500 साल पहले बना था ये। तो रोम का कोलेजियम एक एम्पी थिएटर था जिसका नाम फ्लेवियन एम्पी थिएटर था। फ्लेवियन इसी दोनों के खानदान में पैदा हुआ था, बाद में उसका नाम रखा गया। पहले क्या था, कोलेजियम, ठीक। लेकिन वेसोपेशियन और टाइटस इन्होंने शुरू किया था 70 ईस्वी में, 80 ईस्वी में इन्होंने पूरा किया, और इसी खानदान में फ्लेविन नाम का एक इंसान हुआ, जिसकी वजह से इसका नाम फ्लेवियन या फ्लेविन एम्पी थिएटर रखा गया। ठीक है, हाँ, इसमें क्या होता था, ग्लैडिटोरियल कम्बैट होता था। देखिए मैं ऊपर नीचे करके बता रहा हूं, आप समझिएगा। ग्लैडिटोरियल कम्बैट माने युद्ध, ग्लैडिटोरियल माने तलवारबाज योद्धाओं का युद्ध। बड़े बड़े गुलाम तलवारबाज योद्धाओं को बुलाया जाता था और कई कई घंटे लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, मुझे तो उस फिल्म की बार बार याद आ जा रही है, क्योंकि हमने तो वास्तविक रूप से देखा नहीं, उसी फिल्म के माध्यम से देखा। और क्या मूवी है, देखिएगा। तैयार होना है तो थोड़ा बहुत इसको भी समय दीजिएगा। तो इस कोलेजियम में ग्लैडिटोरियल कम्बैट होता था, माने तलवारबाज योद्धाओं का युद्ध होता था, जमकर युद्ध होता था। उसको स्थापना किया वेसोपेशियन ने और टाइटस ने उसको पूरा किया। और यहां पर जो ग्लैडिटोरियल्स या जो ग्लैडिएटर्स मरते थे, उनके शवों का चिकित्सा के रूप में ये करते थे, यूज करते थे गैलन। ये तो सुअर को भी जब काटते थे तो जब पूरा मरता नहीं था और जब बलबलाता था वो, तो उसके तंत्र का अध्ययन करते थे, किस प्रकार की सोच है। ठीक है, अब वो जो सोचे हो, सुअर और मनुष्य में क्या समानता थी, सुअर पर प्रयोग करके मनुष्य के कौन सी गतिविधियों का पता लगाना चाहते तो गैलन जान सकते हैं। लेकिन फिर भी इसी कम्बैट में मरने वाले, कहा जाता है कि इसमें 10 लाख मनुष्य मारे गए और 5 लाख जानवर मारे गए, है ना। 10 लाख मनुष्य मामूली नहीं होते हैं, वहां मरवाया जाता था। तो उनमें से कुछ जो बचते थे, 4-5 लाश पर या डेड बॉडी पर इन्होंने अध्ययन किया था। यहां तक कि इन्होंने ऐसा भी किया कि जब चोटिल हो जाते थे तो कुछ ऐसा चिकित्सा किया कि वह बहुत कम लोग मरते थे, मतलब कि जो चोट से मरने वाले होते थे वो बच भी जाते थे। तो इन्होंने चिकित्सा किया, गैलन। ठीक है, बहुत कई किताबें भी लिखा इन्होंने। और क्या था पूर्व रोमन काल में,
मड बाथ। कीचड़ बाथ बड़ा मशहूर था। कीचड़ बाथ माने कीचड़ में जा करके, आज भी आपने अगर देखा होगा यूट्यूब वगैरह पर मिल जाएगा कहीं पर कि कीचड़ में जाके लोग नहाते स्नान करते हैं। अब तो मान लीजिए प्रैंक्स बहुत हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कीचड़ बाथ कहाँ था, कई बार पेपर में आ चुका है। मड बाथ कहाँ प्रचलित था? रोमन साम्राज्य में। किसमें? उत्तर रोमन काल में। अगर दोनों आ गया तो उत्तर रोमन में, और नहीं तो रोम साम्राज्य में। चैरेट रेसेस, चैरेट माने रथ होता है, यहाँ रथ दौड़ का बड़ा प्रचलन था। रथ दौड़ खूब होता था, शुरुआत में खूब होता था, लेकिन धीरे 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 लोगों में इच्छा कम होने लगी। हाँ, उनका मन भरने लगा। तब यह शुरू हुआ क्या? ग्लैडिएटोरियल कम्बैट। ध्यान दीजिएगा, अब सीरियल से आते हैं। वही गैलन थे जिन्होंने चिकित्सा पद्धति को एक नई सोच दी। क्या? पल्स पढ़ा ली। जो पल्स नापते हम लोग, पल्स यानी नाड़ी जो नापते हैं, वह देन किसकी है? गैलन की है। वह देन गैलन की है। यहाँ तक कि व्यायाम चिकित्सा, इन्होंने कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, माने इलाज से परहेज अच्छा। तो आप व्यायाम करिए ना। आप अपने जीवन में आज भी वह चीज़ें लागू होती हैं कि एक्सरसाइज करिए, अपने शरीर को मजबूत बनाइए, और चिकित्सा वही खुद है। अगर आपको थायराइड है तो आप उज्जयी प्राणायाम करिए, आप सिंहासन करिए, अपने आप आपका इलाज हो रहा है। आपके बाल झड़ रहे हैं तो जम कर शीर्षासन करिए, जम कर 2-3 साल, देखिए कैसे नहीं निकलते हैं। सारी चिकित्सा पद्धति फेल है। तो इन्होंने ये कहा व्यायाम चिकित्सा, व्यायाम द्वारा चिकित्सा करो। सबसे पहले कहने वाला गैलन, सबसे पहले पल्स को देखने वाला गैलन। इन्होंने 3 प्रकार की शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन किया। पहला पेशीय संकुचन वाला, दूसरा दौड़ने वाला, और तीसरा बहुत जबरदस्त यानी मेहनत वाला। तो 3 प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन किया इन्होंने। किसने? ठीक है, 3 प्रकार क्या? माने पेशी संकुचन। पेशी संकुचन माने मान लीजिए जैसे हम लोग अपना बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बनाने के लिए करते हैं, तो पेशियां प्रकुंचित भी होती हैं, संकुचित भी होती हैं, फैलती हैं, उजड़ती हैं। इस पर इन्होंने कहा कि शारीरिक क्रियाओं का एक ये हो गया। दूसरा हो गया जो धावन वाला, माने जो रनिंग करते हैं, वह क्रियाओं का, यह शारीरिक क्रियाओं का रनिंग करते समय क्या उसकी गतिविधियां होती हैं। और तीसरा था कठोर परिश्रम वाला। मान लीजिए कोई आप बहुत मेहनत करते हैं, किसानी करते हैं, या कुछ और चीज़ें उठाते हैं, मतलब जिम उम करते हैं, जो भी। तो इन्होंने 3 क्रियाओं पर अध्ययन किया, पेशी संकुचन पर, धावन पर, और कठोर परिश्रम पर। ठीक है, कठोर परिश्रम वाले पर किसने किया? गैलन ने किया। फिर से एक तरफ से आ जाते हैं। जी हाँ, गैलन बहुत बड़े चिकित्सक भी थे, बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। इन्होंने ग्लैडिएटोरियल जो युद्ध होता था, जो ग्लैडिएटोरियल कम्बैट होता था, कहाँ पर? कोलिजियम में, वहाँ पर भी शोध किया इन्होंने। मृतकों पर भी शोध किया, और कम मरे उसके लिए भी शोध किया। चैरिट यहाँ पर रथ दौड़ बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन जब रथ दौड़ कम होने लगा, उनका इंटरेस्ट कम होने लगा, तब यह ग्लैडिएटोरियल कम्बैट की प्रक्रिया किसने बनाया? कोलिजियम को बनाकर किसने बनाया इसको? वेसोपिशियन ने बनाया। एक रोमन राजा था जिसको आगे चल के लगभग 10 साल बाद टाइटस ने पूरा किया, है ना। टाइटस ने पूरा किया। यहाँ पर क्या होता था? युद्ध होता था जम करके, जानवरों से और आदमियों से, गुलामों से, दासों से, सबसे युद्ध होता था। वह राजाओं के मनोरंजन का साधन था। और हाँ, उसी में एक राजा हुए, राजा अगस्टस आपने सुना होगा, शायद नहीं सुना हो तो बता दे रहा हूं। जूलियस सीजर का नाम सुना होगा साथियों। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश बोर्ड में इंटरमीडिएट में चलती है किताब, क्या? मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस चलता है। उसके पहले हम लोगों के समय में चलता था एक किताब जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर जैसा योद्धा ब्रूटस नामक मित्र के हाथों गद्दारी से, छल से ब्रूटस के मन में यह विश्वास दिलाया जाता है कि तुम जूलियस सीजर को मार करके रोमन साम्राज्य को बचा सकते हो। तो ब्रूटस ने जब मारा तो जूलियस सीजर ने कहा, इट ट्रू ब्रूटस, अरे तुम भी ब्रूटस, मुझे स्टैप कर रहे हो, मुझे खंजर भोंक रहे हो। तो वहां तो मारा गया, लेकिन उसने अपने वसीयतनामे में लिख देता है कि जब मैं मरता हूं तो मेरा भतीजा या भांजा अगस्टस राजा बनेगा। और ये बंदा आगे चल के राजा बनता है। इसने ओलंपिक खेल जो देखा कि एथेंस में बंद हो गया था, और हमारे ही रोमनों के अत्याचार के कारण बंद हुआ था, हमने ही कुचला था।
इसने प्रयास किया, खूब प्रयास किया। अगस्टस से ओलंपिक को चालू करने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं रहा। बट इसका योगदान माना जाएगा, क्योंकि वहाँ से एक कुलबुलाहट हुई थी कि ओलंपिक जो मर चुका है, हाँ, ओलंपिक जो मर चुका है वह कम से कम अब जिंदा हो जाए। ठीक, तो अगस्टस भी यहीं के राजा थे। कहाँ के? रोम के। रोम कहाँ है? इटली। इटली कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, नीचे भूमध्य सागर के पास बिल्कुल। और इसमें तो अब कुछ बचा नहीं। हाँ, एक चीज़ और है, इरविन एम्पी थिएटर। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इरविन एम्पी थिएटर कहाँ है? आपको पता होगा। लॉर्ड इरविन कौन थे? जिन्होंने गांधी जी से समझौता किया था। गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। गांधी पर एक ऐसा दाग, एक ऐसा कलंक है कि अगर वो चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। उस इरविन ने, जिसने उनको फांसी की सजा सुनाई थी, एक बार भी उनसे लिए माफ़ी नहीं मांगा या डिमांड नहीं किया। ये सब बातें बेमानी है, हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, गांधी जी से जो हो सकता था उन्होंने किया। बट भगत सिंह, गांधी जी वही इरविन, उसी इरविन के नाम पर हमारे भारत में एक स्टेडियम है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, जिसका नाम था इरविन एम्पी थिएटर। इरविन एम्पी थिएटर इसी के नकल मार के रखा गया था, इरविन एम्पी थिएटर। उसके बाद उसका नाम हो गया नेशनल स्टेडियम। इस समय उसका नाम क्या है? इस समय उसका नाम है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम। ध्यान देना, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में, जो हॉकी का सबसे प्रसिद्ध स्टेडियम है, हॉकी का सबसे बेहतरीन स्टेडियम है। उसका नाम पहले था इरविन एम्पी थिएटर, जहाँ पर जो इसके नकल पर बनाया गया था। किसके नकल पर? यह फ्लेवियन एम्पी थिएटर, जिसका असली नाम क्या है? कोलेजियम, रोम का कोलेजियम आज भी विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। आप लोग जरूर गूगल करके या यूट्यूब पर उसके वीडियो जरूर देखिएगा, आपके मन में बैठ जाएगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, डिजिटल चीज़ों का, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर खुद ही दिखाता कैसा रोम का कोलेजियम है। ठीक है, आगे आने वाले 2-4 वीडियो में मैं आपको सब दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा मेरे पास टेक्निकल टीम की कमी है, लेकिन फिर भी हम लोग पर्याप्त हैं। आप साथ दीजिए बस। चलिए, कैसा लगा बताइएगा जरूर। आप लोग कमेंट करते नहीं है, कोई बात नहीं, लाइक जरूर मारिए, शेयर करिए जम करके। मैं आग लगाने आ रहा हूँ आपके टीजीटी और पीजीटी, यहाँ तक कि आपके जेआरएफ नेट में भी काम आएगा, लेकिन अभी नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। आप पहले इसको फाइट करिए, फिर देखा जाएगा। नमस्कार।